इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का मैथ का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है ज्यामितीय अवधारणाएं यानी इकाई 7। तो आपकी बुक का इकाई 7 क्या है? ज्यामितीय अवधारणाएं है। ये चैप्टर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्यामिति के थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आपके सवाल का जो अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज है 7A उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करें कि ज्यामिति में क्या है। ज्यामिति में देखें एक हुआ बन जाता है क्योंकि 6 क्लास से ज्योमेट्री शुरू हो जाती है हमारे मैथ्स में, जो कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते या उनको सही से पढ़ाया नहीं जाता या उस पर फोकस नहीं किया जाता। इस वजह से जब हम 9th या 10th में जाते हैं तो ज्यामिति से हमें डर लगने लगता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे क्लास में होंगे जो ज्यामिति से डरते हैं, जो 9th-10th के होते हैं। उन्हें अजीब सा लगता है। क्यों? क्योंकि वो शुरू से मन से पढ़ते नहीं है। तो क्लास 6 से ही अगर ज्यामिति को मन से पढ़ा जाए, अच्छे से पढ़ा जाए, तो बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ज्यामिति है क्या। तो सबसे पहले बात करें कि ज्यामिति को अगर हम ध्यान से देखें तो ज्यामिति दो शब्दों से बना है। ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर के बना है। ज्यामिति जिसकी इंग्लिश होती है ज्योमेट्री, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं? एक है जियो, एक है मेट्री, जियोमेट्री। लेकिन अगर मेट्री देखें तो ये शॉर्टकट में लिखा गया, बनाया गया शब्द है। अगर हम इसको तोड़ दें तो ये दो यूनानी शब्द है, एक है जियो और दूसरा मेट्रियन। दूसरा क्या है? मेट्रियन है, METRIEN। जियो और मेट्रियन ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये दोनों यूनानी शब्द हैं। जियो का मतलब होता है भूमि, जियो का मतलब क्या होता है हिंदी में? भूमि होता है। और मेट्रियन का मतलब होता है मापना। मेट्रियन का मतलब क्या होता है? मापना, यानी भूमि को मापना। तो प्रारंभ में जो पुराने समय में ज्यामिति थी वो यहीं तक सीमित थी। कहां तक सीमित थी? कि हम जमीन का मापन करते थे, जमीन पे आलेखन करते थे या इमारतें बनाते थे, बिल्डिंग बनाते थे, तो उन सब में हम ज्यामिति का प्रयोग करते थे। ज्यामिति वहीं तक सीमित थी। तो उसी आधार पर नाम रखा गया भूमि का मापना, मतलब ज्योमेट्रियन, जियो और मेट्रियन। भूमि का मापना, उसी को ज्यामिति नाम दे दिया गया, ज्योमेट्री दे दिया गया। जियो और मेट्रियन को मिलाकर के बना दिया ज्योमेट्री, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्यामिति। वर्तमान समय में ज्यामिति का मतलब क्या है? कि हम विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां देखते हैं, जैसे हम टिफिन लाते हैं खाना खाने के लिए, तो टिफिन बॉक्स अलग अलग आकार का होता है, वो भी एक आकार है। किसी का घनाभ के आकार का होता है, किसी का बेलनाकार होता है, सिलेंडर के आकार का होता है। हम फुटबॉल देखते हैं जो कि स्फेयर है, गोला है। हम जो रिंग पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं हाथ में, वो रिंग होता है, रिंग के आकार का होता है। जो किताबें हैं वो घनाभ के आकार की हैं। डस्टर हम क्लास में देखते हैं, वो भी घनाभ के आकार का होता है। तो ये सब जो आकृतियां होती हैं, ये सभी हम ज्यामिति के अंदर पढ़ते हैं। इन्हीं सब के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। किसके अंदर? ज्यामिति के अंदर। तो अब बात करें कि ज्यामिति को हम पढ़ेंगे कैसे। ज्यामिति को पढ़ेंगे एकदम बेसिक से, एकदम शुरुआत से। तो ज्यामिति को जानने के लिए सबसे पहला टूल या सबसे पहली चीज जो हमें जाननी होगी, जो बहुत जरूरी है, वो है बिंदु। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बिंदु, यानी कि पॉइंट। बिंदु यानी ये पॉइंट। पॉइंट क्या है? बिंदु क्या है? पॉइंट या बिंदु क्या है? पॉइंट देखें, अगर बिंदु की बात करें, पॉइंट की बात करें, तो छोटा सा हम ऐसे एक निशान लगा देते, इसे हम क्या कहते हैं? कि हमने एक बिंदु बना दिया, पॉइंट बना दिया है। तो ये इतना छोटा होता है कि इसके अंदर कोई आकार नहीं है। इसका कोई आकार नहीं है, न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई, न गहराई, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो हम कहते हैं कि बिंदु का कोई भाग नहीं होता है। बिंदु एक ऐसी चीज है जिसका कोई भाग नहीं होता, सिर्फ एक छोटा सा हम निशान लगा देते हैं, उसे हम बिंदु पढ़ते हैं या बिंदु कहते हैं। तो बिंदु का कोई भाग नहीं होता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम लोग? जैसा कि आपकी किताब में लिखा होगा, बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है, जिसका कोई भाग नहीं होता है। इसको हम तोड़ना चाहें तो नहीं तोड़ सकते, इसको तोड़ा वड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सबसे छोटा है, इसका कोई भाग नहीं होता है। हम चाहे भी तो इसको तोड़ के 2 भागों 4 भागों में नहीं बांट सकते।
तो बिंदु क्या है, न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, इसका कोई भाग नहीं होता, एक छोटा सा निशान लगा देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। अब जो हमारी रेखा होती है, रेखा आपका नाम सबने सुना होगा कि अगर हम एक लाइन खींचे से हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। अगले वीडियोस में रेखा के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे हम समझेंगे किरण क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखा खंड क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो अगले वीडियोस में इस पे बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी जो पहला हम पहला एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसमें में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रेखा के बारे में जानना चाहिए कि जो रेखा अगर दी गई है तो इसका एक सिरा अगर ये है और एक सिरा ये है तो इसे हम रेखा खंड बोलते हैं। जिसके दोनों सिरे पता हो उसे हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड। तो इसका एक सिरा यहाँ, एक सिरा यहाँ है, तो जो इसके सिरे होते हैं वो भी क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। जो रेखाखंड के सिरे होते हैं वो भी क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। दो बिंदु है उनको मिला दिया गया तो रेखाखंड बन गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं, अनगिनत बिंदु हो सकते हैं। इस रेखा पर क्या हो सकते हैं, अनगिनत बिंदु हो सकते हैं। यानी ये जो एक रेखा बनी हुई है, रेखाखंड बना हुआ है, वो अनगिनत या असंख्य संख्याओं से, असंख्य बिंदुओं से मिलकर के बना है। क्या होगा, एक रेखा जो है वो क्या है, उस पर अनगिनत बिंदु है। एक रेखा पर कितने बिंदु हैं, अनगिनत बिंदु है, जिसको गिना नहीं जा सकता। मतलब रेखा क्या है, अनंत बिंदुओं का समूह है। क्या है, अनगिनत बिंदुओं का समूह है, सबको मिला दिया गया। तो ये बात हो गई रेखा की। तो अब बात करें रेखा क्या है। अगर हम रेखा को एक लाइन में लिखना चाहें कि रेखा यानी कि लाइन, इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं। तो रेखा कैसे हम खींचते, एक सीधी लाइन खींच देते हैं। तो इस रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, कोई चौड़ाई नहीं होती है। रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, कोई चौड़ाई नहीं होती है। जैसे कि अगर हमने ये पेज ले लिया तो इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, दो चीजें हैं, चौड़ाई भी है, लंबाई भी है। और रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई क्या होती है, या चौड़ाई या मोटाई कहे, वो नहीं होता है। उसको हम जीरो मान के चलते हैं, मतलब नगण्य मान के चलते हैं कि कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, लंबाई है। तो रेखा में हम क्या कह सकते हैं कि रेखा जो ऐसी चीज है जिसमें चौड़ाई नहीं होता है। तो रेखा को बोल सकते हैं चौड़ाई रहित लंबाई। रेखा को क्या बोल सकते हैं, चौड़ाई रहित लंबाई। अगर रेखा की बात करें तो रेखा क्या है, चौड़ाई रहित लंबाई। एक ऐसी लंबाई है जिसके पास कोई चौड़ाई नहीं है, उसे हम रेखा कह सकते हैं। तो रेखा हमारी चौड़ाई रहित लंबाई हो जाएगी। चलिए, इसके बाद हमें समझना है तल, जिसको बोलते हैं प्लेन। तल क्या है, प्लेन क्या है, तल यानी प्लेन क्या है। तो तल या प्लेन दो तरह का हो सकता है। तल या प्लेन क्या होगा, दो तरह का हो सकता है। तल या प्लेन दो तरह का हो सकता है। कैसे दो तरह के तल या प्लेन हो सकते हैं, एक होता समतल और दूसरा होता वक्र तल। समतल और वक्र तल। समतल क्या है, समतल किसे कहेंगे, वक्र तल किसे कहेंगे। जो सपाट हो, क्या हो, सपाट हो, उसे हम समतल बोलते हैं। जो सपाट तल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समतल बोलते हैं। जो सपाट तल होगा उसे क्या बोलेंगे, समतल बोलेंगे। जैसे सपाट कहां दिखता है, जैसे अगर हमने किताब ले लिया, ये बुक उठा लिया, तो इसका ये जो तल है, ये जो तल है क्या, ये समतल है। ये वाला जो तल, ये भी क्या है, समतल है। ये वाला तल क्या है, समतल है। ऐसे कोई भी इसका तल देख रहा है, सब सपाट है। सब क्या है, सपाट। अगर बुक ऐसे रखा हुआ तो सब सपाट है। तो जो सपाट वाले तल होते हैं उन्हें हम समतल कहते हैं। जैसे ये बोर्ड दिख रहा है, ये भी सपाट है, पूरी तरह से क्या है, सपाट है, तो ये समतल है। जो हम सड़क पे चल रहे हैं वो सड़क क्या है, सपाट है तो समतल है। ये जो छत दिख रही है कमरे की, ये सपाट है तो क्या, समतल है। दीवारें क्या है, सपाट है, ये भी समतल है। अलमारी कैसी होती है, सपाट होती है, वो भी समतल है। तो कोई भी चीज, कोई भी तल जो सपाट है बिल्कुल, वो क्या है, समतल है। लेकिन वक्र तल क्या होगा, कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस क्या होगा, जो मुड़ा हुआ हो। क्या हुआ, मुड़ा हुआ होगा। तो तल को हम सरफेस भी बोल सकते हैं, यहां पे ध्यान देंगे, तल को सरफेस बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो वक्र क्या होगा, जो घुमा हो, वक्रदार हो, घुमा हुआ हो। जैसे किताब को ऐसे मोड़ दिया, अब ये वक्र हो गया। ये क्या हो गया, वक्र हो गया। फुटबॉल देख रहे हैं, घुमावदार है, वक्र है।
तो कोई भी चीज जो वक्र है, वक्र के रूप में घुमावदार है, वो क्या है, वक्र तल है, और जो सपाट है वो समतल है। तो समतल क्या होता है, सपाट तल को समतल कहते हैं। सपाट तल को क्या कहते हैं, समतल कहते हैं। और वक्र तल क्या होगा, वक्राकार। वक्राकार तल को या घुमावदार तल को वक्र तल कहते हैं, कर्व्ड सरफेस कहते हैं। और समतल को क्या कहेंगे, प्लेन सरफेस कहेंगे। ठीक है, तल क्या होगा, तल को हम सरफेस बोल रहे हैं। तल क्या सरफेस है, जो दो प्रकार का होता है, समतल और वक्र तल। प्लेन सरफेस और कर्व्ड सरफेस, दो तरह के समतल सरफेस होंगे। चलिए, तल का इंग्लिश हो गया सरफेस। तो ये बातें हो गई। अब अगर एक समतल का निरूपण किया जाए, एक समतल का निरूपण हम करना चाहते हैं कि एक समतल को कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे। समतल का निरूपण, कि एक समतल है यानी प्लेन सरफेस है, उसका निरूपण करना कैसे करेंगे, निरूपण कैसे करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एक पेपर लिया, इस पर एक लाइन खींच दी, यहां पर मोड़ दिया तो ये लाइन हो गया। इस पर दो बिंदु है, एक लाइन पर हमने दो बिंदु ले लिया, तो दोनों बिंदुओं को हम संरेखी बिंदु कहेंगे। क्या ये संरेखी बिंदु है, क्योंकि इनसे एक रेखा जा रही है। वेल, हालांकि संरेखी बिंदु की बात करें तो इसमें कम से कम तीन बिंदु पे हम चर्चा करते हैं कि तीन बिंदु लेते हैं और तीनों एक ही रेखा में हो तो संरेखी बिंदु होते हैं। यहाँ पे दो ही हैं, तो दो बिंदु हमेशा संरेखी होते हैं, क्योंकि उनसे कोई भी रेखा जा सकती है। अभी बात समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। तो हमने दो बिंदु ले लिया, एक रेखा पर एक खींचा गया, एक रेखा है, इस पर दो बिंदु है। ये हमारा जो पेपर एक समतल है, क्या एक समतल है। तो इस समतल पर ये दो बिंदु स्थित है। ये अगर बिंदुओं को हम ए और बी मान लें तो ये दो बिंदु हैं जो एक समतल पे दिख रहा होगा आपको। ये दो बिंदु एक इस पेपर के तल में है, यानी इन दो बिंदुओं से जाने वाला एक ये समतल है। तो क्या इन दो बिंदुओं से जाने वाला सिर्फ यही एक तल हो सकता है, यही एक समतल हो सकता है, या और भी हो सकते हैं, ये हमें समझना पहले। क्या और भी कोई समतल हो सकता है जो इन्हीं दो बिंदुओं से जाता हो, जिस पर ये दोनों बिंदु स्थित हैं, या सिर्फ यही एक होगा। तो और भी तल दिखाई देंगे या हो सकते हैं। कैसे, अगर हम इसको थोड़ा सा मोड़ दें, इधर मोड़ दिया, अब ये वाला जो तल दिख रहा है, ये वाला इधर वाला, ये जो मुड़ करके इधर आ गया, ये भी एक समतल है, सपाट है, ये भी समतल है। इस समतल पर अगर देखेंगे तो ये दो बिंदु इसके लिए भी है, इसके तल में भी है, ये दो बिंदु जो है इसके तल में भी है और इसके तल में भी है। अब ऐसे हम इसको थोड़ा सा मोड़ दें, ज्यादा मोड़ दें, कम मोड़ दें, ऐसे बहुत सारे मोड़ करके तल बना सकते हैं। हर तल के पर के किनारे पर ये दोनों बिंदु दिखाई देंगे, कि कहीं भी ले जाएंगे ये दोनों बिंदु उसके किनारे पर रहेंगे। इसका मतलब इन दो बिंदुओं से जाने वाले अनगिनत तल हो सकते हैं, अनगिनत तल हो सकते हैं। यानी दो बिंदुओं से जाने वाले कितने समतल हो सकते हैं, अनगिनत समतल हो सकते हैं। दो बिंदुओं से जाने वाले कितने तल हो सकते हैं, अनगिनत तल हो सकते हैं, असंख्य समतल हो सकते हैं। तो अगर हमें किसी समतल को निरूपित करना होगा तो क्या दो बिंदुओं से काम चलने वाला है, तो नहीं, दो बिंदुओं से काम चलने वाला नहीं है। तो हमें कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, तो हमें एक बिंदु और लेना पड़ेगा, एक बिंदु और लेना पड़ेगा। चलिए, हमने एक बिंदु और बना लिया उसी लाइन पर जिस पर ये दो बिंदु पहले से थे, उस पर हमने एक और बिंदु ले लिया। अब देखते हैं कि क्या हम तल को प्रदर्शित कर पा रहे हैं, निरूपित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो अब इन तीन बिंदुओं से जाने वाला क्या यही एक तल होगा या और भी तल होंगे। तो जैसे दो के साथ मोड़ रहे थे वैसे तीन के साथ भी मोड़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तल हो जाएंगे जिस पर ये तीनों बिंदु रहेंगे। तो इन तीन बिंदुओं से जाने वाले भी अनगिनत तल हो सकते हैं, अनगिनत तल होंगे। खास बात क्या है कि ये तीनों बिंदु देखें एक रेखा पर है, तो इन तीन बिंदुओं को हम क्या कहेंगे, संरेखी बिंदु कहेंगे। क्योंकि तीनों एक रेखा पर स्थित है, इसलिए हम क्या कहेंगे, संरेखी बिंदु कहेंगे। तो तीन संरेखी बिंदु अगर है तो उनसे जाने वाले कितने समतल हो सकते हैं, अनगिनत समतल हो सकते हैं। तो अगर तीसरा बिंदु हम अलग ले लें, इस लाइन में न लेकर के अलग ले लें, इस बिंदु को हम हटा देते हैं। अब इस बिंदु को हमने यहां ले लिया, यहां, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये तीन बिंदु हो गए जो असंरेखी हैं। क्या है, असंरेखी हैं, क्योंकि तीनों एक रेखा पर स्थित नहीं है।
अब अगर हम तल को देखें तो इसको अगर हम मोड़ दें, ये एक तल हो गया जो तीनों बिंदुओं से जा रहा है, तीनों बिंदुओं से जा रहा है। अब अगर हम दूसरा तल लेते हैं, ऐसे इसको मोड़ देते हैं, तो क्या हो रहा है इन तीन बिंदुओं से अगर तल देखें तो दूसरा तल बन जाएगा। कौन सा तल बन जाएगा? दूसरा तल बन जाएगा। तो इस स्थिति में अगर हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इस स्थिति में भी ये जो तल है उन्हीं तीन बिंदुओं से जा रहा है, 1 2 3, ये वाला 1 2 3 से जा रहा है, 1 2 3 से जा रहा है। ये वाला भी, ये जो था पहले 1 2 3 से जा रहा था, अगर हमने ऐसे मोड़ दिया तो ये वाला तल भी 1 2 3 से जा रहा है, ये वाला नहीं जा रहा, लेकिन ये वाला जा रहा है, 1 2 3 से जा रहा है, उन्हीं तीन बिंदुओं से जा रहा है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 से जाने वाला एक ही तल ये है, एक ही तल ये है जो 1 2 3 से जा रहा है, क्योंकि ये बिंदु यहां आ चुका है। अगर यहां पहले था, यहां पर जब था, तो क्या यही एक तल था? जैसे इसको मोड़ दे रहे हैं, अब दो वाला तो यहां है ना, फिर यहां पे है। अब ये वाला जो तल है इस बिंदु से नहीं जाएगा, सिर्फ इन दो बिंदुओं से जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? पहले और इससे जा रहा है, लेकिन इस वाले से नहीं जा रहा है। ये जो तल होगा ये 1 2 3 से जाएगा, क्योंकि हमने पेपर पे दो बनाया, दो यहां नहीं, दो तो वहां था, दो कहां था? यहां था। अब हमने मोड़ दिया, ये वाला तल ले लिया, दो वहीं पे है, दो कहां है? वहीं पर है। तो ये वाला जो तल हम देख रहे हैं वो इन दोनों बिंदुओं से जा रहा है, लेकिन इस वाले से नहीं जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अगर तीन बिंदु हम ले लेते हैं तो उनसे सिर्फ एक ही तल जा सकता है। अगर तीन बिंदु ले लें तो उनसे सिर्फ एक ही समतल जा सकता है, यानी तीन बिंदुओं, अगर तीन बिंदु अगर असंरेखी हैं तो उनसे एक ही समतल खींचा जा सकता है। तो इसका मतलब समतल को निरूपित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तीन असंरेखी बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। असंरेखी बिंदुओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। एक समतल को तीन असंरेखी बिंदुओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जैसे अगर ये एक समतल है, इसको हमें निरूपित करना है तो हमें तीन बिंदु बताने पड़ेंगे। कितने बिंदु बताने पड़ेंगे? तीन बिंदु बताने पड़ेंगे। जैसे हमने ये दो बिंदु रेखा वाला लिया था, ए और बी, तो तीसरा हम इस पर कहीं भी ले सकते हैं, सी। अब ये तीन बिंदु बता देंगे तो एक ये समतल निरूपित हो जाएगा। अगला कोई दूसरा मान लिया समतल यहाँ पे अगर ऐसे है, हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, ये वाला हो गया, तो इसके लिए कोई इस पर बिंदु बताना पड़ेगा, डी। तो ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी डी एक दूसरा तल है और ए बी सी ये दूसरा तल है। ठीक, ए बी सी दूसरा तल है, ए बी डी दूसरा तल है। तो एक समतल को प्रदर्शित करने के लिए कम से कम तीन बिंदुओं की जरूरत होगी और तीनों बिंदु असंरेखी होने चाहिए, एक रेखा पर स्थित नहीं होने चाहिए। ठीक, तो हम यहां से एक नोट करके लिख सकते हैं कि तीन बिंदुओं से, तीन असंरेखी बिंदुओं से केवल एक समतल खींचा जा सकता है। तीन असंरेखी बिंदुओं से केवल एक समतल खींचा जा सकता है, तो नोट करके लिख सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें समतल के गुण, हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? समतल के गुण। समतल के गुण, प्रॉपर्टीज। ठीक है, समतल के गुण समझने की कोशिश करें कि समतल के गुण क्या होते हैं। एक समतल हमने ले लिया, एक समतल ले लिया, इस समतल पर स्थित एक बिंदु ले लिया, इस समतल पर स्थित एक बिंदु ले लिया। अब कल्पना करें कि इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस बिंदु से देखें, एक रेखा हमने ये खींच दिया, किसी का मन करेगा वो यहां खींच देगा, किसी का मन करेगा वो यहां खींच देगा, किसी का मन करेगा यहां खींच देगा, किसी का मन करेगा यहां खींच देगा। तो जितने लोग आएंगे उतनी रेखाएं खींच सकते हैं अलग अलग दिशाओं में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक समतल के अंदर अगर कोई बिंदु है, एक समतल पर कोई बिंदु स्थित है, तो उससे अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक समतल पर स्थित किसी बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा गुण में। एक समतल को प्रदर्शित करने के लिए कम से कम तीन असंरेख रेखाओं की जरूरत होती है। यानी हमसे कहा जाए कि दो बिंदु अगर हैं, उन बिंदुओं से कितने समतल खींचे जा सकते हैं, तो अनगिनत। दो बिंदुओं से
कितने समतल खींचे जा सकते हैं? अनगिनत समतल होंगे जो उन दोनों बिंदुओं से जाएंगे। अगर 3 असंरेखी बिंदु हैं, उनसे कितने समतल जा सकते हैं, कितने समतल खींचे जा सकते हैं? तो सिर्फ एक होगा। अगर 3 संरेखी बिंदु हैं, एक ही रेखा पर से 3 बिंदु हैं, कितने समतल खींचे जा सकते हैं? तो फिर से अनगिनत हो जाएगा। अगर असंरेखी है तो सिर्फ एक खींचा जा सकता है, लेकिन अगर संरेखी हो गए तो कितने खींचे जा सकते हैं? अनगिनत खींचे जा सकते हैं। क्या बात क्लियर है? अब समतल के गुण हम लोग समझ रहे थे कि अगर एक समतल पर स्थित कोई बिंदु है तो उससे अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। यह पहला गुण हो गया। दूसरा गुण की बात करें, अगर समतल पर स्थित दो बिंदु ले लिए जाए, समतल पर स्थित दो बिंदु ले लिए जाए, एक ये समतल है, इस पर दो बिंदु ले लिया, इनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं जो दोनों बिंदुओं से जाए? तो यहां पे सिर्फ एक ऐसी रेखा हम यहां से खींच देंगे जो दोनों से जाएगा। अगर कोई दूसरी रेखा खींचेंगे तो एक से तो जाएगा लेकिन दूसरे से नहीं जाएगा। अगर यहां खींचेंगे तो इससे तो जाएगा, इससे नहीं जाएगा। तो समतल पर स्थित दो बिंदुओं से खींची जाने वाली केवल एक ही रेखा हो सकती है। यानी समतल पर स्थित दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है जो दोनों बिंदुओं को टच करे या दोनों बिंदुओं से होकर के जाए। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा गुण, समतल के गुण में तीसरा गुण, तीसरा क्या है कि अगर एक समतल है, इस पर दो रेखाएं खींच दी जाएं तो दोनों रेखाएं या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी या फिर नहीं करेंगी। सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं कि अगर एक समतल में दो रेखाएं खींच दी जाए, या तो दोनों एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, या तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, या फिर हो सकता है कि डायरेक्ट ना दिख रहा हो लेकिन उनको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दें। जैसे ये, इसको आगे बढ़ाएंगे तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ये पहले से काटेंगे। मतलब या तो प्रतिच्छेदित करेंगी या तो नहीं करेंगी। नहीं करेंगी तो हमने समांतर रेखाएं कहते हैं। अगर प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं तो कौन सी रेखाएं कहते हैं? समांतर रेखाएं कर रहे हैं कहते हैं। और अगर प्रतिच्छेदित कर रही है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो एक समतल पर स्थित दो रेखाएं या तो समांतर होंगी या फिर प्रतिच्छेदी होंगी। एक समतल पर स्थित किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर एक समतल में स्थित दो बिंदु है तो उन दोनों बिंदुओं से जाने वाली कितनी रेखाएं हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ एक। तो आई होप अब आप समतल के गुण को भी समझ पाए होंगे। तो हमें ज्यामिति में क्लास 6 में जो पहला एक्सरसाइज सॉल्व करना 7 है, उनमें इन बातों के बारे में जानना क्या क्या हमने सीखा है। एक बार 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं। बिंदु क्या होता है? बिंदु का कोई भाग नहीं होता, छोटा सा निशान हम लगा देते हैं, उसे बिंदु कहते हैं। इसमें कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई वगैरह कुछ नहीं होता, इसका कोई भाग नहीं होता, इसे हम तोड़ भी नहीं सकते। बात समझ में आ गई? ये बिंदु था। रेखा क्या था? रेखा एक ऐसी लंबाई है जिसके पास कोई चौड़ाई नहीं होता, बिना चौड़ाई के एक लंबाई है जिसे हम रेखा नाम देते हैं। अगर हमें रेखा को प्रदर्शित करना हो तो हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, दोनों तरफ एरो बनाते हैं। रेखा का मतलब होता है इसका कोई अंत नहीं होगा, दोनों तरफ बढ़ती चली जाए, वो रेखा है, दोनों तरफ तीर रहेगा, इसलिए को हम रेखा बोलते हैं, जिसका इस छोर का पता नहीं, उस छोर का पता नहीं। एक किरण भी हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अब बात आ गया तो बता दे रहे हैं। किरण का मतलब क्या होता है? एक तरफ बढ़ती जाएगी। एक इंड पता है कि यहां से चल रहा, इधर बढ़ता चला जा रहा है, इधर तीर है, इधर पे रुका हुआ है, या इधर रुका हुआ, इधर बढ़ता जा रहा, तीर है। तो एक बिंदु से चलने वाला, यानी इसका जो उद्गम स्थान है जहां से वो निकल रही है वो हमें पता होता है। जैसे हम एक टार्च जला देते हैं तो टार्च से वहां प्रकाश निकला तो टार्च वो बिंदु पता हो गया, वहां से अनंत तक जा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है, तो वो किरण है। सूर्य से प्रकाश आ रहा है, वो किरण के रूप में आ रहा है, क्योंकि उसका इंड पता, सूर्य से निकलना शुरू हुआ और यहां तक चलता जाएगा, जहां तक जगह मिलेगा उसको खिसकता जाएगा अनंत तक। तो किरण क्या होता है? जिसका एक इंड पॉइंट पता होता है और एक तरफ बढ़ता चला जाता है। रेखा क्या है? दोनों इंड पॉइंट नहीं पता, दोनों तरफ बढ़ता चला जाएगा, अनंत तक खींचते चले जाएगा। रेखाखंड क्या होता है? जिसके दोनों इंड पॉइंट पता हो, इधर भी इधर भी। रेखाखंड मतलब रेखा का टुकड़ा जिसके दोनों इंड पता, ये बिंदु पता, ये बिंदु पता, दोनों को मिला दिया, ये रेखाखंड है। दोनों बढ़ते चले गए, रेखा, दो इंड पता हो गया, रेखा खंड। तो इन सब चीजों के बारे में मैंने पढ़ लिया। तल कितने तरह के हैं? सरफेस यानी कि तल कितने प्रकार? दो प्रकार के, समतल और वक्र तल। समतल क्या? जो सपाट है वो समतल है, और वक्र क्या? जो घुमावदार है वो वक्र तल है। ये हमने बात की। फुटबॉल क्या है? वक्र तल है। शंकु जो जोकर की टोपी होती है, इस आकार का होता है, ऊपर नुकीला, नीचे से फैलता जाता है इस तरह से। ये कैसा है? इसमें दो तल हमें दिखेंगे, एक नीचे वाला ये होता है जो वृत्ताकार होता है, ये समतल होता है, और ये जो होता है वो वक्र होता है। बेलन, सिलेंडर ऐसे होता है, ऊपर ये समतल है, ये समतल है, और नीचे ये क्या? पूरा वक्र तल है। तो ऐसे भी वस्तुएं जिसमें वक्र तल और समतल दोनों हो सकता है, ऐसी भी वस्तुएं जिसमें समतल सिर्फ होता है, ऐसी वस्तुएं जिसमें सिर्फ वक्र तल होता है। जैसे फुटबॉल में सिर्फ वक्र तल है, घनाभ और घन में सिर्फ समतल है,
शंकु में वक्रतल और समतल दोनों है, बेलन में वक्रतल और समतल दोनों है। तो बात समझ में आ गई होगी इतनी। फिर हमने क्या बात किया कि अब समतल के गुण हमने समझने की कोशिश की, तो हमने देखा कि दो बिंदुओं से अनगिनत समतल जा सकते हैं। तीन बिंदु अगर एक ही रेखा में यानी संरेखी है तो उनसे भी अनगिनत तल खींचे जा सकते हैं, लेकिन अगर तीन बिंदु असंरेखी हैं तो उनसे सिर्फ एक ही समतल खींचा जा सकता है। फिर उसके बाद हमने गुण देखा कि एक समतल पर स्थित अगर एक बिंदु है कोई तो उससे अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर समतल पर स्थित दो बिंदु है तो उनसे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है जो दोनों से गुजरे एक साथ। अगर एक समतल में दो रेखाएं दी जाए तो दो रेखाएं सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, मतलब एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, कभी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से, या फिर दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी। दो ही संभावनाएं हैं। तो ये सब हमने संख्या समतल के गुण के बारे में पढ़ा। चलिए अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पर, प्रश्नावली 7A। अगर आप वीडियो में अभी तक बने, अभी तक देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब 5-10 मिनट और आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अभ्यास या इकाई 7 है, ठीक है, अभ्यास 7 है। 7A की बात करें, आप अपना किताब खोल के बैठ जाइए, जो भी आपके सरकारी किताब चलती है आपके स्कूल में वो किताब आप ले लीजिए और उसके क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रहा है, हम क्वेश्चन यहां नहीं लिख रहे हैं, मान के चले सबके पास तो किताब होगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो किताब होगी जरूर। तो पहला क्वेश्चन करा कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब कुछ शब्द दिए गए, एक असंख्य, एक और वक्र, तीन शब्द दिए, इन तीनों शब्दों से देख करके 4 लाइनें लिखी है, बीच में खाली स्थान दिया, उसको भरना है। करा पहला, समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर खाली स्थान रेखा खींची जा सकती है। अभी हमने कहा कि समतल में अगर दो बिंदु है, समतल में अगर दो बिंदु है तो इनसे जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो सिर्फ एक होगा, जो दोनों से जाएगा वो सिर्फ एक रेखा होगा। तो क्या ऑप्शन भर देंगे? एक। क्या भरेंगे? एक। पहले के ए में क्या भर देंगे? एक। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में क्या भरेंगे? एक भरेंगे। चलिए बी, दूसरा पार्ट इसका, समतल में स्थित किसी रेखा में खाली स्थान बिंदु होते हैं। समतल में स्थित किसी रेखा में, चलो अगर समतल है, इस पर एक रेखा खींच दी गई, कर इसमें कितने बिंदु होते हैं? हमने शुरू में ही कहा था कि एक रेखा जो होती है अनगिनत बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है, बिंदुओं की कोई गिनती नहीं, इस पर अनगिनत बिंदु है, सबको मिला दे रेखा बन जाता है। तो कितने बिंदु होंगे? असंख्य। विकल्प में दिया असंख्य, तो क्या भरेंगे? असंख्य भरेंगे। सी, गोले का तल होता है। गोले का तल कैसा होता है? वक्र होता है। गोला मतलब फुटबॉल, कैसा होता है? सरफेस टच करिए पता चल जाएगा, घुमावदार है, नहीं वक्र है। डी, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर खाली स्थान रेखाएं खींची जा सकती हैं। अभी कहा था हमने समतल में अगर एक बिंदु स्थित है तो इससे कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, अनगिनत खींची जा सकती हैं। तो यहां भी क्या भरेंगे? असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? असंख्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सही गलत का चिन्ह लगाना है। पहला कह रहा है कागज का तल समतल है। पहला है कागज का तल समतल, ए सही है। कागज कैसा होता है? समतल होता है। भले हम उसको मोड़ करके जो भी बना लें, लेकिन कागज तो वास्तव में समतल ही होता है। जिस उपयोग के लिए कागज बनाया गया वो कैसा रहता है? समतल रहता है। तीन असंरेखी बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। गलत। तीन असंरेखी बिंदु दिया है। अभी कहा था हमने कि अगर तीन संरेखी हैं तो इससे क्या होगा? अगर असंरेखी हैं तो सिर्फ एक ही तल जा सकता है, दूसरा कोई तल नहीं जाएगा। दूसरा कोई भी तल खींचेंगे अगर अलग करेंगे तो उसका एक बिंदु अलग हो जाएगा। ये दोनों मान लिया उस पर रह जाएंगे, लेकिन ये तीसरा वाला उस तल में नहीं रहेगा, अलग तल में हो जाएगा। तो तीन असंरेखी बिंदुओं से सिर्फ एक तल जाता है, और तीन संरेखी अगर हो जाए, तीसरा भी इसी पर आ जाए, तब अनगिनत तल वाले हो जाएंगे। ये भी उसी पे जाएगा, ये भी उसी पे जाएगा, दुनिया भर के तल उसे जाएंगे। तो क्या कह रहा? तीन असंरेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। गलत है, सिर्फ एक ही खींचा जा सकता है। चलिए सी पे आते हैं। समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। गलत है। अभी हमने कहा था कि समतल में स्थित दो रेखाएं या तो समांतर होंगी या फिर प्रतिच्छेदी होंगी, दोनों संभावनाएं हैं। यहां पे कह रहा है सदैव समांतर होती हैं। गलत है। कमरे की दीवार का तल समतल है। कमरे की दीवार का तल समतल है, सही है। कमरे की जो दीवार होती है समांतर सीधी ही बनाई जाती है, समतल ही बनाई जाती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनाई जाती, ऊबड़ खाबड़ नहीं बनाई जाती, घुमावदार नहीं बनाई जाती। तो समांतर क्या होती है? जो कमरे की दीवार है वो कैसी है? समतल है। तो ये भी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करें। स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करते हैं। ए है, इधर बी है, आपकी किताब में क्वेश्चन लिखा हुआ आप देख सकते हैं, हम लिख भी दे रहे हैं क्योंकि मिलान करना है यहाँ पर। एक दिया है ग्लोब, उसके बाद दिया स्टील अलमारी, स्टील अलमारी, दूसरा दिया हुआ है खीरा, तीसरा दिया हुआ लोहे की पाइप, चौथा दिया शंकु, फिर श्यामपट का तल, श्यामपट मतलब बोर्ड, फिर ठोस बेलन, और दिया कांच की गोली। चलिए कांच की गोली हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, पूरा आप किताब में आपके लिखा हुआ है। और इधर बी में 3 चीजें दी गई हैं, समतल, पी समतल मतलब प्लेन, पी दे दिया, क्यू समतल और वक्रतल दोनों लिखा है कि दोनों हो सकता है, समतल भी हो सकता है और वक्रतल भी हो सकता है। और आर तीसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ वक्रतल, सिर्फ वक्रतल। तो इनको मिलान करना है, इनको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखें ग्लोब, ग्लोब क्या होता है, जो गोल सा होता है, जिसमें हम देश जो कि दुनिया के सभी देश होते हैं उस पर दर्शाए गए होते हैं, उसे हम ग्लोब कह रहे हैं। तो ग्लोब क्या होता है, गोलाकार होता है, वक्र होता है। तो ग्लोब सिर्फ वक्रतल होता है, उसको हम किससे मिला देंगे, वक्रतल से मिला देंगे। अलमारी कैसी होती है, अलमारी समतल होती है। खीरा कैसा होता है, खीरा वक्रतल होता है, घुमावदार होता है। पाइप, पाइप भी वक्रतल बनाई जाती है। शंकु, शंकु कैसा बनाते हैं, शंकु में देखिए बताया गया दोनों होता है, ऐसे होता है शंकु जोकर की टोपी के जैसा। ये वाला नीचे जो इसका आधार है वो होता है समतल, और बाकी जो ऊपर वाला होता है वो वक्र होता है। तो शंकु में दोनों होते हैं, समतल और वक्रतल दोनों। इसको क्यू से मिलाएंगे। श्यामपट कैसा होता है, श्यामपट होता है समतल, इसको समतल से मिलाएंगे। ठोस बेलन, ठोस बेलन देंगे, ये समतल और वक्र दोनों होता है। ठोस बेलन समतल और वक्र दोनों होता है। कैसा होता है ठोस बेलन, ठोस बेलन ऐसा होता है इस तरह का। ये जो है, ये दोनों तल दिख रहा है वो समतल है और बाकी ये वक्र है। ठोस बेलन क्या होगा, ठोस बेलन ऐसे होता है, समझ लें। इसको मोड़ दिया अच्छे से, ये क्या बन गया, ठोस बेलन बन गया, पूरा अंदर से भरा हुआ है। तो ये एक समतल हो गया, ये एक समतल हो गया, और ये वक्रतल हो गया। तो ठोस बेलन में समतल और वक्रतल दोनों होता है। बचती है गोली, तो गोली क्या होती है, गोली वक्रतल होती है, गोली वक्रतल होती है। तो इस तरह से आप सबको मिला सकते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। 4, 5 और 6 इसमें लिखने वाला कुछ समझने की जरूरत नहीं है। पहला कहा ठोस बेलन में कितने समतल एवं कितने वक्रतल, अभी बता दिया। ठोस बेलन में कितने समतल और कितने वक्रतल होते हैं। समतल होते हैं 2, 1 और 1 2, और वक्रतल कितने होते हैं, 1। ये पूरा एक वक्रतल है। तो ठोस बेलन में 1 वक्रतल और 2 समतल होते हैं। ठीक, 2 समतल 1 वक्रतल। समतल के 3 गुण बताइए। समतल के 3 गुण अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एक समतल पर स्थित एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक समतल पर स्थित 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, जो दोनों से गुजरे। उसके बाद हमने कहा था एक समतल में स्थित 2 रेखाएं या तो समांतर होंगी या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। ये समतल के 3 गुण है। फिर कह रहा है समतल वाली वस्तुओं एवं वक्रतल वाली वस्तुओं के 4 उदाहरण दीजिए। ऐसे 4 वस्तुओं को उदाहरण देना जो समतल हो, और ऐसे 4 देना जो वक्रतल हो। आप अपने आसपास देखिए कौन सी चीजें समतल है, कौन सी वक्रतल है, उनके 4 उदाहरण बताइए। आप कर सकते हैं, इतना तो आपको आना चाहिए, करना आना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने प्रश्नावली 7 एक्सरसाइज अभ्यास 7 हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।